जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये दोस्तों पार्ट 2 है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये दोस्तों बिहार बोर्ड 2026 के लिए है, ठीक है, और क्लास 10th के लिए। और पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है, दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबको एक एक करके समझते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला लिखा है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या दोस्तों? प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, जिसको हम लोग छाया बोलते हैं, ठीक है, फोटो, इमेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब मतलब छाया। तो प्रतिबिंब होता क्या है? यहाँ देखिए लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। दोस्तों, फोटो यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों तक आता है तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, तब हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। उसी तरह दोस्तों प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकार, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यहाँ देखिए, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज, ठीक है। उसके बाद होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, उसका दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है दोस्तों, इसमें वास्तव में क्या होगा? मिलती है। तो जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? रियल में आकर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जो रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सिनेमा घरों में हम लोग दोस्तों जो पिक्चर देखते हैं वो क्या होता है? वास्तविक होता है, ठीक है। उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो वास्तविक इमेज होता है। तो आपको याद रखना है, जो रियल इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ दोस्तों आती हुई प्रतीत होती है, रियल में मिलती नहीं है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आती हुई आभास होता है, ठीक है, यानी कि कल्पना का हम लोग करते हैं, आभास होता है, इसलिए हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें दोस्तों रियल में आकर, वास्तव में आकर मिलती है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इस तरह से आपको याद रखना है। तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, दर्पण, देखिए दर्पण एक क्या है? दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाता है। दोस्तों दर्पण जो हम लोग देखते हैं आईना, वही दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या होता है दोस्तों? एक चिकनी चमकदार क्या सतह होती है जो प्रकाश क्या परावर्तित करती है। प्रकाश उसमें पड़ती है और उसके बाद परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्ट इधर हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाता है। इस तरह से हमको आपको याद रखना है। जैसे हम लोग दर्पण देखते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा चित्र बनता है, क्या होता है? प्रकाश पड़ता है, उसके बाद हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। इस तरह से वो काम करता है। तो याद रखना कि प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो दर्पण, यानी कि दर्पण क्या है? तो दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाता है, ठीक है, यानी कि चित्र बनाता है, इमेज बनाता है। उसी तरह हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, इसको समझिए। लिखा है कि समतल दर्पण वह होता है जिसकी सतह पूरी तरह से सपाट होती है, यानी कि तो पूरी तरह से प्लेन होती है, ठीक है। समतल दर्पण वह होता है जिसकी
सतह पूरी तरह से सपाट होती है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, उसका सतह क्या होता है, पूरी तरह से सपाट होती है। ठीक है, उसका सतह पूरा सपाट होगा, वहीं से वो क्या होता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, इस तरह से हमको याद रखना है समतल दर्पण में। अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी कि समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। पहला लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों समतल दर्पण है तो उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यानी कि दर्पण हम लोग देखते हैं तो उसके पीछे इमेज बनेगा। ठीक है, आगे नहीं बनेगा, पीछे बनेगा, इसको याद रखना है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। उसके अगला है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण का ये गुण भी है दोस्तों कि अगर वस्तु बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा, वस्तु छोटा है तो उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। यानी कि जिस साइज का अगर वस्तु है उस साइज का उसका क्या होगा, प्रतिबिंब। यानी कि वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब इसका बनेगा। इस तरह से इसको भी आपको याद रखना है। उसका अगला है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब इसमें याद रखना सीधा बनता है। उसके बाद अगला है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब होता है दोस्तों, हम लोग जो देखते हैं ना, जैसे दायां साइड लगेगा बायां साइड में। ठीक है, बायां साइड लगेगा दायां साइड, इस तरह से। जैसे हमको अगर प्रतिबिंब है, जैसे हम लोग ये आर लिखते हैं, आर ये हो जाएगा सीधा। अगर इसको हम लोग अगर दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, ये उल्टा होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है, दक्षिण साइड वाला उत्तर दिशा में दिखा देगा, उत्तर वाला ऐसे करके। ठीक, लेफ्ट राइट तरफ, राइट लेफ्ट तरफ, ऐसे दिखा देगा। तो इसको याद रखना कि प्रतिबिंब क्या है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है इसमें। उसके अगला है कि देखो प्रतिबिंब आभासी होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होता है, आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ रियल इमेज को ही पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसलिए याद रखना है इसके द्वारा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके अगला है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है। यहाँ दोस्तों समझ लीजिए, दर्पण है, दर्पण के जितना आगे वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। इस तरह से समझना है, यानी कि जितना दर्पण आदि वस्तु आगे आएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाएगा। ठीक है, जितना आगे रहेगा उतना पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। अगला है दोस्तों गोलीय दर्पण। अब हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। दोस्तों खोखले गोला होता है उसका ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है, वह एक खोखले की तरह रहता है। ठीक है, वह खोखले गोले का एक भाग होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि गोलीय दर्पण का प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है इसको ध्यान से समझिए। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण ही दो प्रकार का होता है। कौन कौन, यहाँ ध्यान से देखिए। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, सबको एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है। ठीक है, एक घुमावदार दर्पण। तो उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। ठीक है, जहाँ से प्रकाश परावर्तित होता है वह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ चित्र में देख लीजिए, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, बाहर की ओर देखिए उभरा हुआ है, यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, यहीं से प्रकाश परावर्तक होकर इधर आता है। तो यहाँ देखिए, तो उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको आप याद रखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, यानी कि काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला समझते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा है कि वाहनों में
साइड मिरर के रूप में। जितना भी दोस्तों वाहन होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस हो गया, जीप हो गया, ठीक है, सब में क्या होता है, साइड मिरर के रूप में जो आईना लगा होता है, दर्पण लगा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है। फिर अगला है कैमरा में। कैमरा में भी दोस्तों क्या होता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, नहीं उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है दूरबीन में, तो दूरबीन में भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, ध्यान देखिए, अवतल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। इसका परावर्तक सतह दोस्तों अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण में बाहर की ओर और अवतल दर्पण में अंदर की ओर। तो अवतल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है, ठीक है। यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा कि वस्तु कहाँ बना है। इसमें दोस्तों काल्पनिक भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है, इसको याद रखना है। उसके बाद अगला हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। जो सैलून में हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में क्या होता है, उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, वहाँ अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है लाइट, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आता है अवतल दर्पण, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके अगला है रोगियों के नाक, कान, गला, दांत इत्यादि की जांच में। दोस्तों रोगियों का अगर नाक, कान, गला इसको जांच करता है डॉक्टर, तो उसमें किसके द्वारा जांच करता है, तो करता है अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।